हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें लाइफ प्रोसेसेस में हमने जो पढ़ा हुआ था वो हमने टॉपिक पढ़ा था न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन द प्लांट में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया हुआ था दैट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसको हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए फिर से हम यहीं से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना। रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, जिसमें आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ था वो पढ़ा था आपने सनलाइट के बारे में। आपने पढ़ा था कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है और ये क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था क्लोरोफिल, जो कि बेसिकली सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा आपने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड enters through the stomata and oxygen is released as a byproduct through stomata on the leaves, जिसके बारे में आपको बताया गया था कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपने पढ़ा था वाटर के बारे में। आपने पढ़ा था कि वाटर जो है आपका ये सॉइल से जो प्लांट के रूट हेयर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं इसको। तो वाटर के थ्रू उसमें डिजॉल्व मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वो प्लांट तक पहुंचा दिया जाता है। वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक द नाइट्रोजन, फास्फोरस एट्सेट्रा आर टेकन अप द रूट ऑफ द सॉइल। रूट के थ्रू जो है ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ये पढ़ना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है जहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। अब इसमें देखिएगा, सम सेल्स कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट विच आर द सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर एक प्लांट सेल के अंदर आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 9th में पढ़ के आया है कि उसमें एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है इसी की मदद से जो है सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये रहा आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है ये सनलाइट को जो है एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर देखें लीफ का, तो लीफ के स्ट्रक्चर में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ पार्ट आपको दिखाए गए हैं लीफ के स्ट्रक्चर में, जिसमें लीफ में मेन जो पार्ट है आपको वो देखना है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लीफ की सतह होती है वो वैक्सी क्यूटिकल से बना हुआ होता है। इसके नीचे एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है और सबसे नीचे की तरफ लोअर डर्मिस होता है। ये बीच में जो मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं इन्हीं सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा लीफ में एक मिडरिब होता है। मिडरिब के अलावा उसमें कुछ वेन्स होती हैं। वेन्स में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि दो तरह के कंडक्टिंग सिस्टम पाए जाते हैं। एक को आप बोलते हैं फ्लोएम और दूसरे को आप बोलते हैं जाइलम। जाइलम के बारे में आपने पढ़ा था कि जाइलम जो होता है आपका मिनरल और वाटर इसको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के डिफरेंट रीजन तक पहुंचाता है। फ्लोएम के बारे में आपने पढ़ा था कि जो फूड लीव्स में सिंथेसाइज किए जाते हैं वो फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट रीजन तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसको आपने वेस्कुलर बंडल के नाम से पढ़ा हुआ होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस में दो तरह के इवेंट्स होते हैं। एक को आप बोलते हैं
लाइट रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं आप डार्क रिएक्शन। तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देखिएगा, पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो होता है बेसिकली आपका वो लाइट एनर्जी जो होता है, जो आपका लाइट एनर्जी होता है, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो है उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी प्लस ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है जो फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड करता है। इसके अलावा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। फर्दर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है, जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कैसे? अब यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है वाटर जो है वो आपका, वाटर का जो ब्रेकडाउन होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो बेसिकली जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्लस वाटर, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। पिछली क्लास में आपको बताया गया था C6H12O6, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें यहाँ पे वाटर जो है इसका ब्रेकडाउन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन होता है। तो वाटर का जब ब्रेकडाउन होता है तब ये आपका कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। जैसा कि आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। चलिए, फिर यहाँ पे आपने मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में यही है आपका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेसिकली लाइट एनर्जी जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है कुछ लेमिलर सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है थैलेकॉइड एंड ग्रेना। वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और वहाँ पे ATP और NADP का फॉर्मेशन करते हैं। फर्दर वही हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व होता है एनर्जी, और हाइड्रोलिसिस दैट मीन्स होता है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिबरेट होता है। फर्दर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है और हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जो कि स्ट्रोमा में होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे स्टोमेटा। जैसा कि आपने पढ़ा था कि ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ की सरफेस पर पाए जाते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। साइड में जो है वो मेसोफिल सेल्स दिखाई दे रही हैं, ग्रीन कलर से दिखाई दे रही हैं, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर स्टोमेटा का जो फॉर्मेशन होता है, उस बेसिकली स्टोमेटा 2 सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, किडनी शेप्स की सेल्स हैं 2, एक ये गार्ड सेल है आपका, दूसरा ये वाला गार्ड सेल है। ये 2 गार्ड सेल्स हो गए। गार्ड सेल्स के बीचों बीच जो ओपनिंग होती है यही कहलाता है स्टोमेटल पोर। यही स्टोमेटा जो होता है ये इसी के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो गैसेस के एक्सचेंज में प्लांट्स जो होते हैं यूजुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी के थ्रू जो है वो स्टोमेटल पोर के थ्रू जो है
पहुंच पाता है क्लोरोप्लास्ट तक। अब इसकी देखिए, ये जो दूसरा वाला जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें स्टोमेटा बंद है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड है, और ये फर्स्ट डायग्राम जो है इसमें स्टोमेटा जो है ओपन है। तो स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजर कैसे होता है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। तो इसमें स्टोमेटा के बेसिकली स्ट्रक्चर में आपने पढ़ लिया कि जो साइड में सेल्स होती हैं ये मेजोफिल सेल्स होती हैं जो लीफ में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा 2 गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स जो होती हैं वो किडनी शेप की होती हैं। गार्ड सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वही स्टोमेटल पोर कहलाता है, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है। तो देखिएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होगा। तो इसमें देखिएगा, पहला पॉइंट दिया गया है, व्हेन द गार्ड सेल्स स्वेल्स ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर द स्टोमेटा गेट ओपन, बट व्हेन द गार्ड सेल्स श्रिंक्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर द स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। अब बात करेंगे कि स्टोमेटा बंद कैसे होगा और खुलेगा कैसे। तो यहाँ पे दिया गया है कि जब गार्ड सेल्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर भर जाता है, तो जैसे ही यहाँ पे सेल्स देखिएगा जो गार्ड सेल्स की हैं, दूसरे डायग्राम में जहाँ पे क्लोज दिखाया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा गार्ड सेल्स जो हैं वो श्रिंक कर गई हैं, सिकुड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसमें से वाटर निकल गया है, तो ये श्रिंक कर गई हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो गया है, अपर्चर जो है वो छोटा हो गया है। जब इसके अंदर वाटर जो है इंटर करता है तो ये सेल्स टर्जिड हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं। तो स्वेलिंग की वजह से जो है इसके शेप में वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटल अपर्चर जो होता है वो ओपन हो जाता है। तो इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये बाहर से जो है अराउंड सेल के अराउंड इसके शुगर होता है, साल्ट होता है, जिसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से बाहर से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वो एब्जॉर्ब करने की वजह से ये टर्जिड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये स्वेल करती हैं और स्टोमेटा जो है ये ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बट व्हेन द गार्ड सेल्स श्रिंक ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर द स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। और जब फिर से वही वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकल जाते हैं स्टोमेटा से, तो स्टोमेटा जो है ये श्रिंक कर जाता है, इस तरह से हो जाता है आपका। अब देखिएगा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा की अगर बात करें तो क्या क्या फंक्शन होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिएगा, स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है वो क्या क्या फंक्शन है आपका। पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस में 2 तरह की गैसेस हैं आपकी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि आपको बताया गया कि डे टाइम में प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस दौरान जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये 2 गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसके अलावा दिया गया है, लूजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर लॉस जो होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो डे टाइम के दौरान जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो प्लांट्स की लीव्स से जो वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जिस प्रोसेस को जो है हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। आगे आप कंडक्शन में पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो कैसे करता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो स्टार्ट होता है वो है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अभी तक आप पढ़ रहे थे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोप्स के बारे में जैसा कि आपने डिटेल में पढ़ा कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेसिकली ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, वही स्टार्च के फॉर्म में जो है स्टोर कर लिया जाता है प्लांट्स में। तो ऑटोट्रॉप्स के बारे में आपने ये पढ़ा कि बेसिकली ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो उनको
ऑटोट्रॉफ्स में बेसिकली ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। अगला जो कैटेगरी है ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब वो प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, बेसिकली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें देखिएगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड नहीं बना पाता है उसको हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होगा, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होगा इसलिए इसको हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। दे डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, और जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और जो दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो ऑमनीवोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल की बात करें तो इसमें है एनिमल है और फंजाई हैं। ये दोनों ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन या कैटेगरी जो है इसमें हेट्रोट्रॉपिक में आती है, जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें पहला है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक होलो का मतलब होता है कंप्लीट, होलो का मतलब होता है कंप्लीट। जोआ दैट मीन्स एनिमल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट एनिमल लाइक होता है उस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, मतलब ऐसे ऑर्गन जो अपने फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल है अमीबा एंड एनिमल्स। तो अमीबा का न्यूट्रिशन जो है वो आपके सिलेबस में है, अभी हम आगे बात करेंगे। और एनिमल्स जो है वो अपना जो अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली सॉलिड्स के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। इंजेशन होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ये 4 प्रोसेस बेसिकली होते हैं। इंजेशन दैट मीन्स इनटेक ऑफ फूड, मतलब अपने फूड को लेना, माउथ अपर्चर जो होता है मुंह के रास्ते जो है फूड को इंजेस्ट करना, इनटेक करना ही इंजेशन कहलाता है। उसके बाद उस फूड का ब्रेक डाउन होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन दैट मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, मतलब आप अपने फूड को इतने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए जिससे वो आपके बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो इसमें जो है वो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस होता है। जैसे मैस्टिकेशन जब हम चबाते हैं टीथ की मदद से तो वो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, और उसके बाद जो है हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं तो वो केमिकल ब्रेक डाउन होता है, तो वो डाइजेशन में आ जाएगा। फिर जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद होता है ईजेशन, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो एक्सक्रीटा के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ईजेशन, दैट इज एक्सक्रीशन, बाहर निकालना जो होता है ईजेशन कहलाता है। तो ये 4 प्रोसेस जो है वो बेसिकली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं।
चलिए अगला हम बात करेंगे सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक जो है, सेप्रोफाइटिक की जगह यहाँ पर होना चाहिए था सेप्रोबायोटिक। सेप्रो का मतलब होता है डेड एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। मतलब जो ऑर्गेनिज्म डेड हो गए हैं या डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेप्रोजोइक या सेप्रोफिटिक कहलाते हैं। सेप्रोबायोटिक की दो ब्रांच होती है, एक होता है सेप्रोजोइक, एक होता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोजोइक, सेप्रो का मतलब होता है डेड, फाइटा लग गया तो प्लांट होगा और जो अलग जाएगा तो वहाँ पे एनिमल होगा। तो जो डेड एनिमल पर फीड करते हों ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेप्रोजोइक कहलाएंगे, जो डेड प्लांट पर फीड करते होंगे वो सेप्रोफाइटिक कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जांपल फंजाई। फंगस जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं चाहे एनिमल्स या प्लांट्स जो डिके हो रहे होते हैं, डेड हो गए होते हैं, ये उनसे अपना नरिशमेंट लेते हैं। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो आपका कहलाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगर डेड प्लांट से ऑब्टेन करेंगे, अगर डेड एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको सेप्रोजोइक बोल देंगे, और कॉमनली अगर आप बोलना चाहते हैं तो उसको सेप्रोबायोटिक बोल दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला देखिएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द न्यूट्रिशन एंड यूजुअली कॉजेज हार्म। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं और उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे देखिएगा पैरासाइट्स लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज उस ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये अपना न्यूट्रिशन जैसे ये ऑब्टेन करते हैं उसको होस्ट बोलते हैं। एंड डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे उसके बॉडी के ऊपर पाए जाएं या उसके बॉडी के अंदर पाए जाएं, तो उस होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और यूजुअली उसको हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो एग्जाम्पल है कस्कुटा, ये प्लांट है, प्लांट पैरासाइट कहलाता है। एंड टिक्स, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो जानवरों के ऊपर पाए जाते हैं, टिक्स एंड माइट्स कहलाते हैं। इसके अलावा लीचेज हैं, जोंक, ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। मॉस्क्यूटो हो गया, लाइसेस हो गए, जुएं जो आपके सर में पाए जाते हैं, ये भी पैरासाइट हैं, ये आपके बॉडी से जो है वो ब्लड को सक करते हैं। तो देखिएगा ऐसे ही कई सारे, ये तो एक्टोपैरासाइट हो गए, बाहर से जो पाए जाते हैं। कई सारे इंडो पैरासाइट होते हैं, जैसे एस्कैरिस होता है, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एस्केरियासिस नाम की बीमारी कॉज करता है। ऐसे ही है टीनिया सोलियम, ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। अगर आगे हम बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिज्म में बेसिकली अब यहाँ से हम एनिमल की बात करेंगे, वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बेसिकली आपके सिलेबस में जो है वो अमीबा का न्यूट्रिशन है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें देखिएगा यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हों, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो। फूड इज टेकन अप थ्रू द इंटायर सरफेस, मतलब इनमें एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके पास कोई माउथ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये क्या काम करते हैं, इनका इंटायर सरफेस, जो बॉडी का सरफेस होता है, वो कहीं से भी फूड को जो है इंजेस्ट कर सकते हैं अपने बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल देखिएगा अमीबा। इसके अलावा है पैरामीशियम में जो है वो एक अपर्चर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके थ्रू ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, जबकि अमीबा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अमीबा के बारे में आपने पढ़ा है कि इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो चलिए हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा में देखिएगा, अमीबा जो है
अमीबा के बारे में आपने पढ़ा है कि ये बेसिकली जो है वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। अमीबा का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है, तो जो उभरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं वो स्यूडोपोडिया कहलाता है। ये स्यूडोपोडिया की मदद से ये लोकोमोट भी करते हैं, अपने फूड को कैप्चर करते हैं और इंजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए फूड पार्टिकल दिखाया गया है रेड कलर से। रेड कलर से जैसे ही आएगा तो ये उसके अराउंड जो है वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेंगे। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेंगे तो ये फूड वेसिकल्स के फॉर्म में जो है, वेसिकल का मतलब होता है पाउच, पाउच के फॉर्म में जो है वो बॉडी के अंदर भेज देंगे। तो ये चला जाएगा फूड वैक्यूल में। ये वेसिकल के फॉर्म में, वेसिकल मतलब पाउच होता है, तो ये पाउच के फॉर्म में यहाँ से जो है इसको अंदर भेज देंगे और वहाँ पे फूड वैक्यूल में इस फूड का डाइजेशन हो जाएगा और फर्दर जो सब्सटेंस होगा, वेस्ट सब्सटेंस होगा, उसको फिर ईजेस्ट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए अब इसमें देखेंगे प्रोसेस क्या क्या है। जैसे अमीबा, इसमें स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा। स्यूडोपोडिया क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड करता है, बाहर की तरफ फैल जाता है, एक्सटेंशन होता है। तो ये फूड को कैप्चर करेगा, फिर टेक इन, फूड को अंदर ले जाएगा। कहाँ पर ले जाएगा? फूड वैक्यूल में ले जाएगा। फूड वैक्यूल में क्या होगा? वहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो उस फूड को ब्रेक कर देंगे। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन द फूड वैक्यूल। फिर इसके बाद होगा डिफ्यूजन आर सिंपल सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। जो फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे। फिर देखिएगा अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा, मतलब फूड का कुछ हिस्सा ऐसा जो होगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो जो है वो सेल सरफेस की तरफ मूव होगा और बाहर उसको निकाल दिया जाएगा। तो मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड इज थ्रोन आउट, बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। ये वेसिकल के फॉर्म में जो है इसको बाहर की तरफ फिर निकाल दिया जाएगा। तो ये अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है ये उसके बारे में है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन है, फिर न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स है, इसको जो है हम फर्दर अगली क्लास में पढ़ेंगे।